तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। फाइनली आज सीए इंटरमीडिएट का आखिरी पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस हो चुका है। एंड दिस वाज द पेपर वेयर एवरीबडी थॉट कि जो भी कसर रह गई होगी वो पूरी कर लेंगे बाय मेकिंग अ रियल गुड अग्री ग्रेड। बट पेपर वेरी ऑनेस्टली इतना आसान नहीं था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर भी ट्रिकी था। दे आस्क्ड रियली द बेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल आउट देयर। और इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में मेहुल से तुम्हें बेहतर तरीके से बताएंगे, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था। सो ओवरऑल अगर मैं इस पेपर पे टिप्पणी करूं तो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी पेपर आई वुड से, क्योंकि पिछली बार थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे। पर पिछली बार जो इजी क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी पूछे गए थे और जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। लेकिन इस बार के पेपर के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव चैप्टर, जितना वो टाइम लिमिट को ध्यान में रख करके पूछ सकते हैं। आई विल स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्कस कि हर एक चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आए और कहाँ से क्वेश्चंस आए और कौन से कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे गए। बट मेरा जो ओवरऑल पेपर को देख करके वो टिप्पणी थी वो ये थी कि अगर किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली और रिगरसली पढ़ा है तो पेपर ऐसा नहीं था कि अनप्रिडिक्टेबल था और आउट ऑफ द सिलेबस था और बिल्कुल अप्रोच के बाहर था। पर जिन लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व कर ली, वो भी थोड़ी बहुत कुछ क्वेश्चंस इधर उधर कर लिए और फिर सीधे पेपर देने पहुंच गए, उनने इस पेपर को देखकर जरूर थोड़ी परेशानी आई होगी। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू वर प्रिपेयर्ड। अगर तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंपाइलर करी थी, मॉड्यूल करी थी, तो तुम इन क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर पाए होंगे। समय की जरूर थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है क्योंकि क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बड़े थे और कैपिटल बजटिंग में जो इंक्रीमेंटल अप्रोच का क्वेश्चन आया था उसमें भी काफ़ी समय लगता है उसे करने में। तो ये कह सकता हूँ कि 2 घंटे में पूरा एफएम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, बट इट वाज स्टिल प्रीटी मच पॉसिबल अगर तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस और अच्छा कमांड है ओवर द सब्जेक्ट। तो चलो जल्दी से मैं तुम्हें एक बार पूरा वेटेज बता दे जाऊँ एफएम का। तो वेटेज कुछ इस तरीके से था, तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सबसे पहले डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन आया, जो मैंने मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रेट किया है। वैसे डिविडेंड पॉलिसी का सेकंड बेस्ट क्वेश्चन था। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है वो होता है वेरिएबल ग्रोथ रेट वाला क्वेश्चन। उन्होंने सेकंड बेस्ट क्वेश्चन पूछा और मैं इसे सेकंड बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जो ये डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन था इसमें के गिवन नहीं था। तो ये याद आना बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम में है, ई ऑफ आर आर ई के बराबर है और हम लोग पे आउट जो है वो 100% रखना है और ग्रोथ जो है वो 0% है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो के ई हो जाता है 1/में पीई रेशियो। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर में मैंने बताया था जब हम लोगों ने नो ग्रोथ डिविडेंड अप्रोच का फॉर्मूला किया था, तब भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि अगर के ई ना मिले और पी रेशियो दे रखा हो तो हम लोग के ई को मान लेंगे 1/पी रेशियो। और ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आईसीएआई की मॉड्यूल में भी था। आई विल रियली शो यू दैट क्वेश्चन। अगर तुम ये क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन आईसीएआई के मॉड्यूल के अंदर भी मिलेगा। इफ वी रियली गो टू द चैप्टर बाय द नेम ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, आई विल जस्ट शो यू दैट चैप्टर। तो अगर हम लोग टूवर्ड्स द एंड जाएंगे इस चैप्टर में तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आना चाहिए था एग्जाम में, बनना चाहिए था, अचीवेबल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि अनअचीवेबल है। पर जिसने डिविडेंड पॉलिसी को बहुत ही कम समय दिया और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल हो। अदरवाइज इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कवर्ड था ऑफ द मॉड्यूल। सो आई हैव रेटेड इट एज अ मॉडरेट क्वेश्चन। इट वॉज नॉट वेरी ईजी बट इट वॉज रियली नॉट टफ। ये टफ तो नहीं था, ये मॉडरेट से ईजी की तरफ ज़्यादा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 वॉज मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो WCM से आया था। इट वाज अगेन अ मॉडरेट क्वेश्चन। इसमें भी उन्होंने डेटाज मैनेजमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। ये भी स्ट्रेट अवे पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बस फिगर्स चेंज करके उन्होंने ये क्वेश्चन बना करके एग्जाम में दे दिया। तो अगर तुमने डेटाज मैनेजमेंट की मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व किया है तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने एग्जाम में गलत किया होगा। अगेन डेटाज मैनेजमेंट में इससे सिंपल क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, बट एज आई टोल्ड यू आईसीएआई ने इस बार हर चैप्टर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है। तो ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन तुम्हें डेटाज मैनेजमेंट के अंदर भी मिलेगा। आई विल जस्ट शो यू
दैट क्वेश्चन कि कहाँ से पूछा गया। अगर तुम यूनिट 4 में जाओगे तो यूनिट 4 का जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू मैच करता है एग्जाम के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से। तो इट वाज अ मॉडरेट क्वेश्चन क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता था फ्रॉम डेटाज मैनेजमेंट यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन था वो मुझे लगता है ICAI से थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन उन्होंने कॉपी किया इसमें वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल लगती, वो थोड़ी सी अकल कम पड़ गई मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा वर्स्ट केस, और वर्स्ट केस में फिक्स कॉस्ट सबसे कम दे दी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वर्स्ट केस तो फिक्स कॉस्ट के लिए 2 लाख रुपए और बेस्ट केस फिक्स कॉस्ट के लिए 75,000 रुपए। तो ये जो टर्म्स यहां पर लिखी गई थी ये थोड़ी विवादित है। मुझे लगता है यहां पे टर्म्स आना चाहिए था, वर्स्ट केस ना आते हुए यहां पे आना चाहिए था अब बेस्ट एस्टिमेट्स, और यहां पे आना चाहिए था मॉडरेट एस्टिमेट्स, और यहां पे आना चाहिए था वर्स्ट या लोअर एस्टिमेट्स यहाँ पे, या फिर हायर एस्टिमेट्स लिख सकते थे। ऐसा कुछ एस्टिमेट्स वर्ड यूज किया जाना चाहिए था ताकि बच्चों को रियलाइज होता कि अरे भाई अगर मुझे वर्स्ट केस एनपीवी निकालना है तो मुझे कंट्रीब्यूशन सबसे कम लेना है और फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा लेनी है। तो यहाँ पे तुम लोअर एस्टिमेट्स रख सकते थे, यहाँ पे मॉडरेट लिख सकते थे, यहाँ पर अपर एस्टिमेट्स लिख सकते थे। तो उस केस में कंट्रीब्यूशन बेस्ट हो जाता अपर और फिक्स कॉस्ट बेस्ट हो जाता लोअर। वैसे ही हमारा कंट्रीब्यूशन वर्स्ट हो जाता लोएस्ट और फिक्स कॉस्ट वर्स्ट हो जाता हाईएस्ट। तो यहाँ पे एस्टिमेट्स वर्ड्स आना चाहिए था। इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन कॉपी करने की कोशिश की वो भी मॉड्यूल का क्वेश्चन था, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भी दिखाना चाहूंगा। तो ऐसे देखा जाए तो कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स पेपर नहीं था, बट अगेन इंस्टीट्यूट ने बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। तो तुम अगर देखोगे तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 से चुराया गया कॉन्सेप्ट है। जो इंस्टीट्यूट का ये वाला क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन नंबर 5 से आया है फ्रॉम रिस्क एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में किया था और मैंने इस क्वेश्चन पे स्पेशल ध्यान देने के लिए कहा था क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन था लॉट का रिस्क एनालिसिस के अंदर, सिनेरियो एनालिसिस का ये क्वेश्चन था। तो मैंने इसको टफ कैटेगरी में डाला है, बट वेरी ऑनेस्टली टफ था नहीं। अगर थोड़ा सा भी तुम दिमाग लगाते तो समझ जाते। मैंने टफ इसलिए डाला क्योंकि ICAI से यहाँ हेडिंग देने में थोड़ी सी गलती हो गई। अब लेट्स वेट सजेस्टेड आंसर्स क्या आते हैं, क्योंकि अगर ये हेडिंग प्रॉपर होती तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो जाता सॉल्व करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट डी लिवरेज का क्वेश्चन था। ये कंपैरेटिवली सबसे आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे तुम्हें EPS निकालना था एक्स लिमिटेड का, अगर सेल्स में 40% डिक्लाइन है तो मतलब तुम्हें कंबाइंड लिवरेज निकालना था क्योंकि सेल्स और EPS को रिलेट करता है कंबाइंड लिवरेज। सो इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखा है और टैक्स रेट दे रखा है। तो तुम आराम से इनकम स्टेटमेंट बना करके फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते थे। तो आई डोंट रियली थिंक कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन ऑफ लिवरेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सीधे सीधे रेशियो से इस बार 10 नंबर का उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। रेशियो से मुझे उम्मीद थी कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा। बट मजे की बात यह है कि सारे रेशियोज डायरेक्टली पूछ लिए, कोई भी ऐसा रेशियो नहीं था जिसपे तुम्हें दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत पड़े। अगर तुमने सारे रेशियोज के फॉर्मूला भी देखे थे तो भी ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में बनना चाहिए था। सो इट वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन। आई वुड पर्सनली फील कि रेशियो का ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इजी था। जो थर्ड क्वेश्चन आया दैट थर्ड क्वेश्चन वाज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी जरूर डाल दिया क्योंकि इन्होंने लास्ट में ये पॉइंट दे दिए। अगर डेट इक्विटी रेशियो 50% से 80% के रेंज में आता है तो PE रेशियो गिरकर 22 हो जाएगा। तो ये वही लोग कर पाएंगे जिनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि कब EPS को देख करके डिसीजन लेना है, कब MPS को देख करके डिसीजन लेना है, कब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉलो करना है और कब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉलो करना है। वैसे इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया, एडवाइस भी कर दिया कि मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बना सकते थे अगर ये एडिशनल EPS नहीं देते तो, सॉरी एडिशनल EBIT नहीं देते तो इस केस में हमको EBIT निकालना पड़ता, पुराना ROI निकालकर उसे नए कैपिटल एम्प्लॉयड पर लगा करके। लेकिन अगेन ये जो है वो फुल फ्लेजेड डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, जो एक टफ क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका शॉर्टर वर्जन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया। सो आई विल
treated as a moderate question. It was not difficult, but again it was not the simplest of the questions of capital structure. फिर नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन था, एंड अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स बहुत ज्यादा इजी थे, बस इस वाले पॉइंट के अंदर हमको RWACC यानी कि रिवाइज्ड WACC निकालना था। मतलब जब हम लोग नई डेट इशू करेंगे तो इक्विटी में चेंजेस आ रहे थे तो नया KE निकलेगा, नया KD निकलेगा, और उसके बेसिस पे हमें ओवरऑल WACC वापस से निकालना था। तो इट वाज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड भी था कि एग्जाम में आएगा क्योंकि रिवाइज्ड WACC के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन वाज नॉट वेरी वेरी इजी, दे कुड हैव आस्क्ड इवन सिंपलर क्वेश्चन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर अगर 10 मार्क का पूछा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन में इतना एडजस्टमेंट तो बनता है क्योंकि बाकी सारी चीजें बहुत ही आसान थी। यहाँ पे G परसेंटेज निकालना था, टेक्सचुअल डेटा दे रखा था, मैंने क्लास में कई बार बोला था कि अगर टेक्सचुअली डेटा दे रखा है तो जितना नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है हम N उसी को मान लेंगे, अगर टेबल फॉर्मेट में डेटा दिया होता है तो जितने साल की टेबल दी होती है उससे एक साल कम को हम N मानते हैं। तो क्वेश्चन ओवरऑल ईजी था, इट वॉज नॉट रियली डिफिकल्ट, बस एक ये वाला पॉइंट थोड़ा सा स्पेशल था इस क्वेश्चन के अंदर। बट जरूर अगर तुमने कंपाइलर करी होगी तो ये वाला क्वेश्चन तुमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5-5 बार 6-6 बार सॉल्व किया होगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ ICAI। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आया था और आई विल रेट इट एज अ मॉडरेट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अगेन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि पेपर में ऐसा नहीं था कि कोई एक क्वेश्चन बहुत टफ डाल दिया और बाकी क्वेश्चन बहुत इजी डाल दिए, उन्होंने सारे क्वेश्चन जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की फ्रॉम द चैप्टर। जैसे कैपिटल बजटिंग के अंदर भी उन्होंने इस बार चूज किया इंक्रीमेंटल अप्रोच। यूजुअली वो कैपिटल बजटिंग में एक इजी सा क्वेश्चन दे रहे थे 10 नंबर के लिए, पिछली बार का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट अगेन इजी था, इस बार थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन दिया एंड दे आस्क्ड यू टू कैलकुलेट इंक्रीमेंटल अप्रोच से NPV और WDV मेथड से डिप्रिसिएशन निकालना, फिर इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन निकालना। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ये जरूर था, पर जिसके इंक्रीमेंटल अप्रोच के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं वो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाया होगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी एज अ मॉडरेट क्वेश्चन रेट किया है फॉर द एग्जाम। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो लास्ट क्वेश्चन जो था वो थियोरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें मिसलेनियस थ्योरी पूछी गई। अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये हर कोई पढ़ के जाता है, लिवरेजेस चैप्टर से आया था। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग का क्वेश्चन है, विच इज एक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमको पढ़ के जाने। परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा गया। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि हर एक टीचर जब WCM पढ़ाना शुरू करता है तो टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बताता है, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्कस करता है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी अचीवेबल था। पहली वाला जो क्वेश्चन है, अगर तुम्हें FM याद नहीं है और तुमने लॉ भी पढ़ा हुआ है और उसमें सेबी के कुछ रूल्स और गाइडलाइंस पढ़ी हुई हैं तो तुम वो भी यहाँ पर लिख सकते थे। बट अगेन दिस क्वेश्चन was from the chapter types of financing। तो ऐसा नहीं था कि थियरी बहुत ही लड्डू पूछ ली, बट अगेन 2 क्वेश्चंस पूरे तरीके से अचीवेबल थे। 6 नंबर तो मेरे हिसाब से तुम्हें इस थियरी के अंदर आने ही चाहिए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा रिमार्क होगा कि पेपर जो है वो मॉडरेट है, और मैं इसको इजी से मॉडरेट रखने की बजाय मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगा। मतलब मेरा जो मॉडरेट है वो इजी के कम करीब है और टफ के ज्यादा करीब है। और ऐसा होता है ना यार, इसका जोड़ीदार अगर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बहुत इजी होता तो शायद FM बच्चा फिर भी कर लेता, पर इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस भी थोड़ा सा ट्रिकी आया अलॉन्ग विद द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस पेपर को अचीव करना उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ जो ग्रुप 2 में आते आते पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिन्होंने ग्रुप 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, 7 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और FM इको तक आते आते उनकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। तो कई बार ऐसा होता है, बिकॉज आई हैव बीन देयर इन CA इंटरमीडिएट, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं बट 1-2 सब्जेक्ट्स में थोड़ी कमी रह जाती है जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के भरोसे जाते हैं। तो अगर तुम इस चैप्टर के अंदर इस पेपर के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट के भरोसे गए हो तो तुम फंसोगे। लेकिन अगर तुम वाकई में कंपाइलर और पास्ट ईयर क्वेश्चंस और पुराने क्वेश्चंस और मॉड्यूल FM की करके गए हो तो मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में फंसने वाली कोई बात है। ज़रूर ये पेपर थोड़ा लेंथी था, थोड़े बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए थे, दिमाग पे जोर डाला गया, बट ऑफ कोर्स दिस इज CA इंटरमीडिएट, इतना लेवल तो पेपर का होना ही चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो ऑल द रियली बेस्ट। अब सारी एग्जाम्स तो हो गई है तुम्हारी, मेहुल सर विल कम अप विद द रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बिल्कुल अच्छे से दोनों ग्रुप क्लियर कर जाओगे। एंड इफ यू रियली क्लियर इट,
the life is going to be much more easier, much more simpler, much more happier. And I really look forward every one of you to come into CA finals and really pass CA intermediate with as many marks as possible. तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए इस पेपर रिव्यू में. इससे शिक्षा यही मिलती है कि एफएम की प्रैक्टिस करके जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट भरोसे, भगवान भरोसे एफएम को छोड़ कर के नहीं जाना है. एंड यू रियली हैव टू डू एंड फाइट विद द बेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरी चैप्टर. चलो इसी के साथ आज के आनंद की जय हो. बाय बाय गाइस, सी यू स्ट्रेट अवे.